हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन टुडेज प्रीमिक्स, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए। अगेन आज के जो क्वेश्चंस है दोनों ही स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक कंपोनेंट से जुड़े हैं, तो इनको जो है आप दोनों एप्लीकेशन बेस्ड एज वेल एज बुक बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं दोनों को ही हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। राइट, बिफोर वी मूव ऑन जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे जो डेली आंसर राइटिंग कोर्सेज है उनकी एनरोलमेंट ख़त्म हो चुकी है। वी आर नो लॉन्गर रजिस्टरिंग एनी स्टूडेंट्स, हाउएवर बिकॉज वी हैड मूव टू अ न्यू प्लेटफॉर्म एंड डिलेड जो है हमारी एनरोलमेंट शुरू हुई थी फॉर PCM एज वेल एज ऑप्शनल बैचेस, तो इसकी एनरोलमेंट का पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है हमारे बैच 3 के कोर्सेज का। तो आपका PCM का बैच 3 जो है as well as political science and international relations optional का बैच 3 along with sociology का बैच 3 as well as essay एंड हमारे प्री क्यो जो कि कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स का एनालिसिस आपको प्रेजेंट करते हैं हम। राइट, इनकी एनरोलमेंट्स जो है 13 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। आप डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं 1800-893-3043 पे, या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं on sleepy.classes@gmail.com। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस वेरी क्विकली। पहला क्वेश्चन जो है अब डील करता है डायरेक्टली विद द इशू जो कि हमने डिस्कस किया था आज के 2 मिनट्स में भी। राइट, सो इफ़ यू गॉन थ्रू दैट 2 मिनट्स आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो इवन इफ यू हैवंट गॉन थ्रू इट दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। राइट, अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। पहला, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्न की जाती है बाय आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, द यूटी कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। अब बहुत बार जो है ऐसे क्वेश्चन हमको आते हैं कि क्या हम हर आर्टिकल याद करें, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हर आर्टिकल हमें रिवाइज करना चाहिए? नो, दैट विल बी अ stupid move. Right, our constitution is the lengthiest document in the world, right, lengthiest constitution in the world, one of the lengthiest constitution. तो आप imagine, आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का हर आर्टिकल हर सब क्लॉज याद कर जाएं। राइट, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट सर्टेन आर्टिकल्स जिसके हम अपने PCM बैच में वो मेंशन कर देते हैं लेक्चर्स में, आप उनको याद रखिए, प्लस कुछ आर्टिकल्स जो कि करंट अफेयर्स के कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोज आर टू बी रिमेंबर्ड। राइट, तो आर्टिकल 239 जो है बिकॉज ऑफ द वेरियस इशूज विद रिस्पेक्ट टू वेरियस यूटीज, चाहे वो पुदुचेरी थी, चाहे वो दिल्ली थी, चाहे वो लक्षद्वीप है, उसके कारण जो है काफ़ी न्यूज़ में था। तो आर्टिकल 239, आर्टिकल 239AA, राइट, इन दोनों को आपको याद रखना ज़रूरी है। आर्टिकल 239 एंड 239AA, तो मैंने आपको एक तरह से क्वेश्चन ही बता दिया है, राइट, आंसर भी बता दिया है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसकी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन is governed by Article 239 of the Indian Constitution. Second, the UT comes under the jurisdiction of Kerala High Court. Relatively easy question है। अब आपके options है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। यहाँ पे आप pause करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। And the correct answer is both 1 and 2, दोनों की दोनों statements जो हैं absolutely करेक्ट है। राइट, तो हमने जैसे कि 2 मिनट्स में आपको शुरुआत में बताया था दैट ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एनी कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज ओरिजिनली जब 1949 में बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1950 में जब इसको प्रोमलगेट किया गया, तब द स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। राइट, पार्ट ए बीइंग द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, पार्ट बी बीइंग द प्रिंसली स्टेट्स, part C being the chief commissioners commissioners areas, and lastly Andaman and Nicobar and उनसे concerning जो areas थे वो part D में थे। 1956 के अंदर जब आपका State Reorganization Act and the 7th Constitutional Amendment Act आता है, उसके बाद this category of union territories जो है बनाई गई, and इसके ही चलते इंक्लूड किया गया आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो कि प्रोवाइड करता है कि जो either the parliament by law can provide for the administration, or in case there is no such law that the parliament makes, the president can appoint an administrator with any designation that he may specify, जो कि administer करते हैं union territory को on his or her behalf. Lastly, absolutely right, the second statement जो यूटी है लक्षद्वीप की, ये आती है under the jurisdiction of the Kerala High Court only. Next question now is about one of the doctrines. अब ये doctrines जो है काफ़ी ज़्यादा important हो जाती हैं आपके जुडिशरी के जुडिशरी और जुडिशरी से के साथ जो कुछ important cases आते हैं in that regard.
राइट। अब ये क्वेश्चन है दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विच हैज बीन ऑफन एडवोकेटेड इन कनेक्शन विद जुडिशियल रिव्यू मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं दैट फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट कैन सब्स्टिट्यूट न्यू प्रोविजंस फॉर द ऑब्जेक्शनेबल portions of the law to make it conform to the provisions of the Constitution. B. The Supreme Court has to declare the entire law as void even if some portions of the law are contravened. C. Supreme Court can declare only such portion of law as void which is inconsistent with the provisions of the Constitution. या D. None of the above. ध्यान से आप जो है ब्रेक डाउन करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए. These statements might seem complex, but अगर आप इनको ब्रेक डाउन करके इनका मतलब समझ के पढ़ते हैं, you will realize it's a very easy question and in fact इसके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी रिसेंट ईयर्स में देखे हैं. तो सही आंसर है C. The Supreme Court can declare only that portion of the law as void जो कि inconsistent है with the provisions of the Constitution and not the entire law. They don't have to make entirely new provisions. None of that case. Right? Basically, doctrine of severability जो है protect करती है fundamental rights को जिनको enshrined किया गया है Constitution के अंदर. In fact, when we start with the chapter on fundamental rights, one of the initial articles which is mentioned is Article 13, जो कि कहता है that any law which were enforced in India before the commencement of the Constitution and अगर वो inconsistent है, right, not just inconsistent है with the provisions of the fundamental rights, तो जितनी हद तक वो inconsistent है they will be declared void. And इसको चेक करने की एक जो responsibility थी that was left to the Supreme Court. ये जो doctrine of severability थी, in fact this was discussed at length in the case which is called the RMDC versus the state of Bombay case, जिसके अंदर जो है various principles regarding the severability doctrine lay out किए गए. पहली चीज उन्होंने बोली कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट वैलिड है कौन सा नहीं, आपने देखना है कि क्या इंटेंशन है लॉ की. ठीक है, और इंटेंशन क्या थी लेजिस्लेचर की इन मेकिंग द लॉ. अगर आपको लगता है कि वो स्पिरिट बिहाइंड मेकिंग द लॉ गलत थी एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट नीड्स टू बी रेड डाउन और इट नीड्स टू बी थ्रोन आउट. इन केसेस जहां पे वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स जो हैं जो सेपरेबल हैं, राइट, देयर आर सर्टेन लॉज जहाँ पे आप वैलिड पार्ट्स को इनवैलिड पार्ट्स से सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो है आपको पूरे लॉ को शायद वॉइड करना पड़े. ऑन द अदर हैंड, what happens is that in cases where valid and invalid parts are separable but both of them were intended to be part of the same scheme, matlab one can't be operationalized without the other, in that case also the entire scheme will be invalidated. In other cases jahan pe valid and invalid parts ko separate kar sakte hain without one having the effect on the other, वहाँ पे जो गलत पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, आप सिर्फ उतने पार्ट को हटा सकते हैं. राइट, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 377. राइट, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स की बात हो रही है बिटवीन टू अडल्ट्स, राइट, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, उनको यू कैन नॉट बी ट्राइंग फॉर देयर सेक्शुअल ऑटोनॉमी. बट ऑन द अदर हैंड if unnatural sex forcefully किसके ऊपर किया जाता है which was also contained in this section, वो वाला पार्ट जो है उन्होंने वैलिड रखा. So the part which did not fit well with the constitution that was read down. Similar was the case also with आपका IT Act, राइट, जहाँ पे सेक्शन 66A के अंदर उसको, क्योंकि उसके अंदर जो 66A के प्रोविजंस थे वो कंप्लीटली अबॉरगेट करते थे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, इट वाज इंटायरली थ्रोन आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट. Next question now is with regard to the National Disaster Management Authority. Now very importantly COVID-19 के दौरान देन हमारे जो साइक्लोन्स आए हैं, ठीक है, तो आते एंड देन साइक्लोन यास, तो आते इन योर अरेबियन सी एंड यास इन द बे ऑफ बंगाल, इनसे डील करने के लिए कौन सी प्राइमरी बॉडी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो इसके चलते हुए आप देख सकते हैं दैट करंट अफेयर्स में क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो पॉलिटी में जो डिजास्टर से रिलेटेड बॉडीज हैं, जो लॉज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो तभी ये क्वेश्चन जो है आपकी NDMA पे है. पहली स्टेटमेंट नाउ स्टेट्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी.
सेकेंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है राइट वो चेयर की जाती है बाय द होम मिनिस्टर। थर्ड, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो एक इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स है टू टैकल डिजास्टर्स अंडर द NDMA। नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, या D all of the above. You can pause and mark the correct answer here. यहाँ पे सही आंसर है आपका 1 and 3 only and the second statement is absolutely incorrect। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? कोई भी ऐसी बॉडी विच इज बैक्ड बाय अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जिनकी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है ना ही स्टैट्यूटरी बैकिंग है, बट एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा बनाई गई है, जैसे कि नीति आयोग हो गई, यहाँ पे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी। अब NDMA जो है इनफैक्ट was laid down, was made to deal with disaster management in the country, and very importantly this was established through the Disaster Management Act of 2005. So because it is backed by a law, it is backed by a statute, इसका मतलब क्या है? एक statutory body है। NDMA जो है रिस्पॉन्सिबल है टू ले डाउन गाइडलाइंस एज वेल एज बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, मिटिगेशन, प्रेपरेशन एक्सेट्रा के लिए फॉर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑल्सो, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो सके फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। Prime Minister and not the Home Minister. That is why the second statement was incorrect. That it is the Prime Minister who is the ex officio chairperson of the NDMA and not the Home Minister. Now the Cabinet Secretary, जो आपके Cabinet मिनिस्टर्स होते हैं उनको चुना जा सकता है, राइट। उनमें से कोई एक जो है वाइस चेयरमैन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी वाइस चेयरमैन ना बनाए। जो NDMA की सेक्रेटेरिएट होती है, इट इज़ हेडेड बाय अ सेक्रेटरी। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ये एक इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर और डिजास्टर लाइक सिचुएशन। सो इवन व्हेन द डिजास्टर हैज नॉट येट अकर्ड बट वी नो अकर हो सकता है, तब भी NDMA इज पुट टू वर्क, राइट। तो इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एंड ये काम करती है अंडर द NDMA, दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Next question of the day, consider the following statements regarding Uniform Civil Code and mark the correct ones. Now very importantly, this deals with both factual statements regarding UCC as well as conceptual ideas, right? कि UCC आखिर है क्या, क्या आप उसको समझते हैं कि नहीं। पहली स्टेटमेंट है that it is a directive principle of state policy provided under Article 45 of the Indian Constitution. सेकेंड, ये एक गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। थर्ड, UCC refers to the body of laws providing standardization in personal and criminal matters। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है सही है। अब इनफैक्ट अब आपको याद होना चाहिए दैट देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट DPSPs जिनके आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, राइट। सेकेंडली, बहुत बच्चे पूछते हैं क्या मुझे याद करूं लिबरल DPSP कौन से है, गांधीयन DPSPs कौन से, सोशलिस्ट DPSP कौन से है, राइट। यादर देन याद करना, अगर आप कंटेंट ऑफ द DPSP को समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी के को जो है बिलोंग करता है। अब आपके ऑप्शंस है 1 only A, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, या D none of the above। यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज D। आई एम सॉरी, ये none of the above D होना चाहिए था इनफैक्ट, राइट। ये गलत यहाँ पे ये D नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर हियर इज इन फैक्ट yes, it's D only. Yes, all three statements are incorrect, right? तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं गलत है, एब्सोल्युटली राइट। D इज द सही आंसर, राइट। तो क्या है ये चीज़ें, क्यों ये गलत है, राइट। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि 45 नहीं बल्कि आर्टिकल 44 डील करता है विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो इट्स नॉट आर्टिकल 45 बट 44 विच स्टेट्स दैट स्टेट ने एंडेवर करना है कि अपने सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल। इफ यू नो गांधीयन फिलोसफी, गांधी वाज समवन जो कि बहुत इंकरेज करते थे रिलीजन को इन पब्लिक लाइफ। इनफैक्ट उनका मानना था कि इंडिया एक बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी है, तो हम रिलीजन को सोसाइटी से, पर्सनल मैटर से दूर नहीं भगा सकते हैं। इंस्टेड ही सेड टॉलरेंस रखिए, ठीक है, टॉलरेंस रखिए फॉर अदर्स कल्चरल मैटर्स, फॉर अदर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस। दैट्स हाउ इंडिया इज एंड दैट्स हाउ इंडिया हैज ऑलवेज बीन।
ऑन द अदर हैंड जो यूसीसी है इट इज मोर ऑफ अ लिबरल प्रिंसिपल रादर देन अ गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप जैसे कि देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नेगेटिव सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपका जो रिलीजन है प्राइवेट मैटर के अंदर तक ही रहना चाहिए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग जो कि पब्लिक डोमेन में आता है। राइट, अब टेक्निकली मैरिज इज अ प्राइवेट मैटर, राइट, बट डिवोर्स एक्सेट्रा किस तरह से मैरिज होती है वो तो टेक्निकली पब्लिक डोमेन है, कौन किससे शादी कर सकता है, राइट, ये सब चीज़ें, राइट। तो विद इन दिस रिगार्ड जो है यूसीसी प्रमोट किया जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज यूसीसी का कोई लेना देना नहीं है विद क्रिमिनल मैटर्स। इनफैक्ट द नेम इटसेल्फ स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। इनफैक्ट क्रिमिनल मैटर्स में अगर आप आईपीसी को देख लेंगे, सीआरपीसी को देख लेंगे, यूनिफॉर्म लॉज ऑलरेडी एप्लीकेबल है, राइट। तो रिगार्डलेस ऑफ माई रिलीजन अगर मैं किसी इंसान का मर्डर करती हूँ, राइट, मुझे वही सज़ा सुनाई जाएगी जो एक से हिंदू पर्सन या क्रिश्चियन पर्सन या मुस्लिम पर्सन या बुद्धिस्ट पर्सन को दी जा रही है इफ दे कमिट अ सिमिलर काइंड ऑफ मर्डर। ठीक है, तो वहाँ पे जो है डिफरेंशियल लॉज नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूसीसी जो है यूनिफॉर्म लॉज लाने की कोशिश करता है इन पर्सनल एंड सिविल मैटर्स जो कि आज भी किसी हद तक पर्सनल लॉज द्वारा गवर्नड है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल दोज पर्टेनिंग टू मैरिज, दोज पर्टेनिंग टू डिवोर्स, adoption, property, inheritance, right? In fact, some of these issues have also been clubbed with the Sabrimala case, right? जैसे कि जो पारसी women है उनके inheritance, property inheritance के जो rights हो गए, right? That has been clubbed there, right? तो ये जो है UCC के domain के अंदर आते हैं। Now let's move on to the last question, right? Again this is something जो कि काफ़ी चर्चा में था with respect to the selection of the new CBI director। तो ये question deals with that only और आपने मुझे correct statements बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है that the CBI director is appointed by a process जो कि रेगुलेट किया जाता है by the Delhi Special Police, ये DSPE होना चाहिए, not DPSE, DSPE, Delhi Special Police Establishment Act as amended by the Lokpal and Lok Yuktas Act। सेकेंड CBI डायरेक्टर जो है सिलेक्ट किया जाता है बाय अ पैनल विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड CJI। थर्ड CBI जो है के डायरेक्टर उनको एक शॉर्ट टेन्योर है ऑफ 2 years। आपके ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ दी अबव। पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते पूरा एक 2 minute सीरीज किया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट आई वुड रेकमेंड यू गो बैक एंड वॉच इट। उसके अंदर व्हाट इज CBI, हाउ वाज इट फॉर्मुलेटेड, एटसेट्रा, एवरीथिंग हैड बीन डेल्ट विद। ठीक है, यहाँ पे सही आपका आंसर है D ऑल ऑफ दी अबव। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। CBI हेड किया जाता है बाय डायरेक्टर जो कि यूजुअली एक IPS ऑफिसर होते हैं विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये डायरेक्टर जो है इनिशियली सिलेक्ट किए जाते थे बाय हाई प्रोफाइल कमिटी जो कि सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 द्वारा रेगुलेट किया जाता था। इस डायरेक्टर को जो है बाय CVC एक्ट ऑफ 2003 एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ 2 years जो है प्रोवाइड किया गया। ओरिजिनली दिस वाजंट द केस। लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट ऑफ 2013 ने अमेंड किया इस DSPE एक्ट को एंड अब चेंजेस लेके आए विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ CBI। एंड इसके चलते हुए एक 3-member कमिटी हैज बीन एस्टैब्लिश विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड CJI, या फिर अगर CJI कांट मेक इट देन एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द CJI। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट 2014 के अंदर जो है एक अमेंडमेंट आई थी टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। आपने मुझे बताना है कि 2014 की अमेंडमेंट ने क्या चेंज प्रोवाइड किया था इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द CBI डायरेक्टर, राइट। दिस वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन 2 minutes, राइट। तो आपने मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना है व्हाट वाज दैट चेंज व्हिच वाज introduced, right? So this was the last question of the day. This is all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.